बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर साइंस क्लास 10 चैप्टर 2। फर्स्ट टॉपिक इज प्रोग्रामिंग बेसिक। प्रोग्रामिंग बेसिक्स को हम स्टडी करेंगे। कौन सी प्रोग्रामिंग? सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग। सो सी क्या है? सी एक बहुत ही पॉपुलर और एंड वाइडली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स क्रिएट करने के लिए यूज़ की जाती है। लार्ज वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और बहुत से मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है वो रिटन है सी लैंग्वेज में, तो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। हम सी लैंग्वेज कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट है जी लेटर्स। अब लेटर्स क्या है सी लैंग्वेज के अंदर? ये कंप्राइजेज होते हैं, आप समझें कि लेटर्स फ्रॉम स्टैंडर्ड प्रोग्राम्स में set of letters to form a standard program. They are वो कौन कौन से? A to C in capital letters, A to Z in small letters, another C programming language with small letters and caps letters or distinct, right? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर याद रखें स्मॉल लेटर्स। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये केस सेंसिटिव है, तो इसमें कैप्स लेटर्स और स्मॉल लेटर्स दोनों डिफरेंट है। इसी तरह मैं बात करूँ डिजिट्स की, सो डिजिट्स में तकरीबन आपके 0 to 9 जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे सी लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। दैन स्पेशल कैरेक्टर्स, सी लैंग्वेज कंटेन्स some special characters with the association letters and digits, और वो कौन कौन से? वो टिल्ड है, अंडरस्कोर है, राइट ब्रैकेट है, लेफ्ट ब्रैकेट है, कोटेशन है, सेमीकोलन है, क्लोजिंग एंगल है, ओपनिंग एंगल है, क्वेश्चन मार्क्स है, कॉमा है, पीरियड है, स्लैश है, राइट है। सब कुछ ये मैंने लिख दिया, जैसे ये हैश मैंने लिख दिया, नंबर साइन, ठीक हो गया। इस तरह मैंने आपके पास ये डॉलर साइन भी लिख दिया, ठीक है। इस तरह ये परसेंटेज का साइन भी लिखा, और इस तरह आपको मैं एपरसेंट साइन भी लिख दिया, एंड तो इस तरह क्वेश्चन मार्क, ये सारे क्या हैं? लाइक इस तरह के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो स्पेशल कैरेक्टर्स में आते हैं सी लैंग्वेज के। ओके, सो नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग बेसिक्स में रिजर्व वर्ड्स। तो ये वर्ड्स हैं प्रोग्रामिंग के पार्ट हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पार्ट ही हैं, बट इनके कुछ स्पेशल पर्पस होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम्स के अंदर जो रिजर्व वर्ड्स हैं इनका स्पेशल पर्पस होता है। दे हैव प्री डिफाइंड होते हैं यूज़ करने से पहले, और इनको किसी अदर पर्पस के लिए जो है वो यूज़ नहीं किया जा सकता। हमेशा याद रखें ये लोअर केस में लिखे जाते हैं, लोअर लेटर्स में ये हमेशा लिखे जाते हैं, और तकरीबन 32 वर्ड्स हैं जो रिजर्व वर्ड्स होंगे सी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो इनकी लिस्ट आपको मैं दिखा देता हूँ, ये लिस्ट रिजर्व वर्ड्स की जो कि सी लैंग्वेज के अंदर 32 यूज़ हो रहे हैं। तो उसमें मैंने पहली बात तो कहा था कि ये हमेशा लोअर लेटर्स में लिखे जाते हैं, तो देखें ये सारे लोअर लेटर्स, स्मॉल लेटर्स में, कोई भी कैपिटल लेटर्स में नहीं है। तो इस तरह ये ऑटो है, कांस्टेंट है, इंटीजर है, शॉर्ट है, स्ट्रक्चर, अनसाइंड है, डबल है, फ्लोट है, फॉर है, एल्स, विच, साइन, लॉन्ग, कंटिन्यू, ब्रेक, केस, यूनियन, वाइल, ये सारे रिजर्व वर्ड्स हैं। इनका स्पेशल पर्पस है, आप इनको किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। ओके, तो ये रिजर्व वर्ड्स की लिस्ट है, दिस इज इम्पोर्टेंट। आप इसमें इस लिस्ट को अच्छी तरह याद करें, और इसमें देखें कि आप वेरिएबल का नाम भी नहीं दे सकते इनको, और किसी पर्पस के लिए नहीं यूज़ कर सकते। जो इनका पर्पस होगा उसी के लिए यूज़ करेंगे, अदरवाइज अगर आप इनको कहीं पे यूज़ करेंगे एज अ वेरिएबल का नेम के तौर पे, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इसलिए ये सी कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स भी आप इनको कहते हैं, तो इनको आप बहुत ही अच्छी तरह देखिएगा। ओके, नेक्स्ट है जी हेडर फाइल्स। अब हम हेडर फाइल्स को ज़रा डिटेल से देख लेते हैं। हेडर फाइल्स सी लैंग्वेज कंटेन करता है a number of standard functions, in library file, और वो परफॉर्म भी क्या करते हैं? वेरियस टास्क परफॉर्म करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। और ये टास्क मतलब कौन से हो सकते हैं? इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के हो सकते हैं, या और कोई मैथ्स ऑपरेशंस के हो सकते हैं,
जैसे ये मैंने नीचे मेंशन भी किए हैं। और जो लाइब्रेरी फाइल है वो कंटेन्स करती है हेडर फाइल्स पे, और जो ईच हेडर फाइल है वो कंटेन्स करती है इन सेट ऑफ फंक्शंस पे। ठीक है, तो कुछ कॉमनली यूज हेडर फाइल्स और मैंने कुछ बता दी, जैसे ये आपके पास स्टूडियो डॉट एच है, कोनियो डॉट एच है, मैथ्स डॉट एच है। तो ये स्मॉल में होना था, कैपिटल में लिखा गया। तो ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं मैं इनको बता देता हूँ। जैसे मैंने सबसे पहले लिखा जी स्टूडियो डॉट एच, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच हेडर फाइल है। ये यूज़ की जाती है अगर आपने आपने सी लैंग्वेज प्रोग्राम्स के अंदर प्रिंट एफ, स्कैन एफ, एक्स्ट्रा इस तरह के फंक्शन यूज़ करने, तो आपने ये हेडर फाइल ऐड करनी है। इसी तरह अगर आप सी लैंग्वेज के अंदर ये फंक्शन यूज़ करना चाह रहे हैं, क्लियर स्क्रीन करना चाह रहे हैं, गेट सी एच या गेट सी एच, तो इसके लिए आपको ये वाली हेडर फाइल ऐड करनी पड़ेगी अपने कोड में, अपने प्रोग्राम में सी लैंग्वेज की। और इसी तरह अगर आप जो है जो मैथ्स एडर फाइल करनी, ये मैथमेटिकल फंक्शन जैसे कि ये पावर है, स्क्वायर है, लॉग है, साइन है, कॉस एंड टेन, अगर आप ये यूज़ करते हैं अपने सी प्रोग्राम के अंदर, तो फिर आपको वहाँ पे ये वाली हेडर फाइल मैथ डॉट एच जो है वो ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बेसिकली होता यही है कि ये जब आप इसको ऐड करते हैं हैश इंक्लूड से स्टूडियो डॉट, वो एक सोर्स प्रोग्राम होता है। ठीक है, तो स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल जो है वो उस फंक्शन के अंदर आगे इंक्लूड कर दिया जाता है। जो सेट ऑफ फंक्शंस होते हैं ये वाले, वो उस जब जैसे आप लिखते हैं हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, तो वो ये वाले फंक्शन उसमें आके क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो ज़रा आप ये देखें, ये जो है नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सी लैंग्वेज का। तो इसमें हम देखते हैं जी सी लैंग्वेज कैसे वर्क करता है। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये फर्स्ट प्रोग्राम है, इसमें हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच लिखा है, ये हेडर फाइल है। ठीक है, इसके रिलेटेड हम नीचे जब फंक्शन यूज़ करोगे प्रोग्राम के अंदर प्रिंट एफ, स्कैन एफ, तो आपको ये लास्ट में ऐड करना पड़ेगा इनपुट आउटपुट के लिए। तो लेकिन जहाँ पे मैं आपको सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ये स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद वाइड मेन फंक्शन होता है। ठीक है, ये डेफिनेशन, अगर ये ऊपर में बात करूँ, ये क्या लिखा हुआ है, ये कमेंट लाइन है, इसको भी बाद में एक्सप्लेन करते हैं। ये देखो स्टूडियो डॉट एच एक सोर्स टेक्स्ट फाइल है, ये डेफिनेशन है जी फंक्शन, मेन फंक्शन की ये वाली। और यहाँ पे ये कर्ली ब्रेसेस लगे, ये ब्रेसेस डिफाइन करती है फंक्शन बॉडी, बिकॉज दे आर नॉट नेस्टेड इन अनदर पेयर ऑफ ब्रेसेस। ठीक है, तो ये प्रोग्राम स्टेटमेंट कैन ओनली बी रिटन इनसाइड अ फंक्शन बॉडी, हमेशा जो भी स्टेटमेंट लिखे वो फंक्शन बॉडी के अंदर लिखी जाएगी। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, फंक्शन कॉल हो रहा है। फिर जब हम आगे मजीद फंक्शन पे डिटेल्स पे एक्सप्लेन करेंगे, तो उसमें आपको फंक्शंस कॉल और इनके बॉडी वगैरह पे भी पता चल जाएगा। तो इस तरह आपका एंड, ये देखिए इस स्टेटमेंट को हमने एंड किया, तो इसके एंड पे हमने टर्मिनेटर भी यूज़ करना है। सेमी कॉलन के एंड पे ये एक टर्मिनेटर है, जिसको सेमी कॉलन टर्मिनेटर कहते हैं। तो अगर थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन करूँ इसका बेसिक स्ट्रक्चर, तो आपको यहाँ पे थोड़ा ये नज़र आ रहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। तो देखिए जी, फर्स्ट है जी डॉक्यूमेंट सेक्शन। ये पहला आपका डॉक्यूमेंट सेक्शन है, ये पहले से आप बनाते हैं अपने माइंड में, और वो उसका प्रोग्राम के अंदर जो है कोई लिंक नहीं। फिर डेफिनेशन सेक्शन है, फिर मेन फंक्शन। ये डेफिनेशन सेक्शन में आप कुछ एक्सप्लेन करेंगे, फिर मेन फंक्शन में आएंगे। जैसे ये मैंने आपको मेन फंक्शन में बता दिया, जैसे ज़रूरी है हर सी प्रोग्राम के लिए एक मेन फंक्शन होता है। फिर इसी तरह ये प्री प्रोसेसर ट्रैक्टर्स या लिंक सेक्शंस भी इनको कहते हैं। ठीक है, प्री प्रोसेसर्स हैं, ये ऊपर डायरेक्टिव्स होते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद ये ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन होता है, ये भी इसका पार्ट है सी लैंग्वेज के। फिर यूज़र डिफाइन फंक्शन कुछ आप खुद से बनाते हैं। फिर मेन फंक्शन जो है उसके डिक्लेरेशन सेक्शन होता है। तो अगर ये आप पॉइंट्स याद रखें 1 से 7 तक, तो ये भी सारे पार्ट बनते हैं सी लैंग्वेज के। उसको डॉक्यूमेंट बनाएं, उसके सेक्शन को डिफाइन करें, मेन फंक्शन करें, फिर उसकी प्री प्रोसेसर लिंक करें, डिक्लेरेशन करें, मेन फंक्शन डिक्लेरेशन करें, यूज़र डिफाइन करें। तो ये एक सिंपल सा आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है सी लैंग्वेज का। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा सा इनके जो मेन सी लैंग्वेज के पार्ट्स हैं, वो 3 पार्ट्स। उसमें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। तो हम पहले से देख लेते हैं कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये बेसिकली इंस्ट्रक्शंस होती हैं सी कंपाइलर के लिए, जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं। हर सी लैंग्वेज जो प्रोग्राम वो कंटेन करती है खास सर्टेन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं, जो कि हर प्रोग्राम के बिगिनिंग में जो है वो राइट किए जाते हैं।
जैसे वो सी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने से पहले, जो प्रोग्राम है सी लैंग्वेज का, उसको मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने से पहले जो कंपाइलर है सी लैंग्वेज का, उस जो कैरीज आउट करता है प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को, और उसके बाद प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को जब वो कैरी आउट करता है तो उससे वो क्या करता है, कैसे उसको पता चलता है, डेफिनेटली वो स्टार्ट किया जाता है विद नंबर साइन, हैश इंक्लूड, जैसे ये मैंने लिखा है। तो मोस्ट कॉमनली यूज जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं वो दो हैं आपके पास। वो कौन कौन से हैं जी? वो इंक्लूड है और दूसरा आपके पास डिफाइन है। हम इंक्लूड की बात करते हैं। तो अब इंक्लूड जो है ना, इस प्री प्रोसेसर से इज कैरिड आउट बाय द सी कंपाइलर, और ये सर्च करता है हेडर फाइल को, जो कि लेस देन के अंदर एंड ग्रेटर देन के अंदर लिखी जाती है, जहाँ पे लेस देन या ग्रेटर देन के अंदर लिखी जाती है, और कॉपी करता है फिर उसको सोर्स फाइल में। ठीक है। तो अगर मैं पीछे बैक वाले प्रोग्राम्स की तरफ जाएं तो यहाँ पे देखें, तो प्रोग्राम द हेडर फाइल जो आपके पास stu.h है, ये यूज है, ये क्या सी कंपाइलर को बताती है कि कॉपी टू कॉपी द stu.h फाइल इनटू द प्रोग्राम। फिर वो जो stu.h हेडर फाइल है, उसका मतलब क्या है, बेसिकली मैं आपको पहले बता चुका हूँ, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है। तो ये हम किस लिए स्कैन एफ और प्रिंट एफ फंक्शन के लिए यूज़ करते हैं, वो प्रोटोटाइप्स हैं। तो इसलिए हमें ये ज़रूरत होती है कि हम ऐड करें। ठीक है। इसी तरह आपके पास डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं। ये यूज़ किए जाते हैं डिफाइनिंग कांस्टेंट, दैट इज सिंबॉलिक कांस्टेंट हैं सी प्रोग्राम्स के अंदर। ये ट्रैक्स करते हैं कंपाइलर को रिप्लेस करें ऑल द occurrences ऑफ वन और मोर वेरिएबल्स इन अ प्रोग्राम विद स्पेसिफिक कांस्टेंट। ठीक है। तो वो भी इस तरह के अक्रेंस होते हैं तो उसको डिफाइन करते हैं। और पर्पस क्या है इस डायरेक्टिव का? एक मीनिंगफुल नेम देना कांस्टेंट वैल्यू को। ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू, जैसे मैंने कहा ना, हैश डिफाइन सिंबल वैल्यू का एक्सप्रेशन, कांस्टेंट वैल्यू के मीनिंगफुल जो जिसको आप प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे ये मैं लिखता हूँ हैश डिफाइन सिंबल वैल्यू एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे सिंबल एक वैलिड सी वेरिएबल नेम है, और इट इज़ बाय कन्वेंशन रिटन इन अपर केस या लोअर केस, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये रवायती तौर पे इसको कहते हैं अपर केस में हमेशा लिखना चाहिए। ठीक है। और एग्जांपल क्या है, मैं एग्जांपल फॉर एग्जांपल इसमें दूँ, हैश डिफाइन हाइट 12 कर दूँ, तो हैश डिफाइन, ठीक है, दिस वन हैश हैश डिफाइन, यहाँ पे हाइट कैपिटल में कर दूँ, 12 उसकी वैल्यू जो एक्सप्रेशन दे दूँ, तो आप उसको यहाँ पे जैसे मैंने लोअर में लिखा है तो आप कन्वेंशन ये यूज़ करें कि आप उसको अपर लेटर्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद इसका थर्ड पार्ट है में सी लैंग्वेज का, वो है जी आपका मेन फंक्शंस। ठीक है। तो वो जो मेन पार्ट्स है उसमें मेन फंक्शन एक ज़्यादा से फंक्शन भी हो सकता है उसके अंदर। सी लैंग्वेज यूजेस करती है फंक्शंस को, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इट्स प्रोग्राम्स हैं, और फंक्शन परफॉर्म अ सिंगल वेल डिफाइंड टास्क। ठीक है। फंक्शन का मकसद ही ये है कि उसमें कोड ऑफ चंक्स होते हैं और एक सिंगल वेल डिफाइंड टास्क उसमें परफॉर्म करना होता है। हर सी प्रोग्राम जो है वो मस्ट मेन फंक्शन उसमें होता है, और वो फर्स्ट सेक्शन होता है जो कि उस जब प्रोग्राम रन होता है तो उसने एग्जीक्यूट होना होता है। इसकी इंपॉर्टेंस बेटे वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार आपको मेन फंक्शन को बता रहा हूँ। तो जो वाइड है वो लिखा जाता है मेन फंक्शन से पहले। आगे आप यहाँ पे आ जाएं तो ये थोड़ा सा प्रोग्राम देखें, ये देखें यहाँ पे इंटीजर लिखा है। वाइड इसलिए लिखते हैं कि आपने फंक्शन जो है वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, और अगर आप इंटीजर टाइप लिखते हैं इस प्रोग्राम्स के अंदर देखें तो वो मतलब कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है। तो उस प्रोग्राम्स के अंदर, अब यहाँ पे तो कोई नहीं, आगे हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखेंगे तो उसमें यूज़र डिफाइंड फंक्शंस भी होते हैं, जैसे मैंने ऊपर कहा था आपको बैक को चलें तो ये देखें यहाँ पे आपको कहाँ पे जी ये फंक्शंस कॉल हैं। हाँ, ये बताया था 6 नंबर को कि यूज़र डिफाइंड फंक्शंस भी हम बना सकते हैं। एक तो मेन फंक्शन हो, दूसरे हम जो आप खुद से बनाएंगे उनको यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहेंगे। ओके। तो फिर ये हुआ है कि इसका मतलब ये हुआ कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन रिटर्न प्रोग्रामर्स खुद लिखता है, और उनको आप लाइब्रेरी फाइल के अंदर इंक्लूड नहीं किए जाते, और ये फंक्शन बिफोर या आफ्टर मेन फंक्शन लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इनको मेन फंक्शंस आर यूज इनसाइड द मेन फंक्शन, उनको वहाँ यूज़ कर सकते हैं। जब प्रोग्राम हम रन करते हैं तो मेन फंक्शन ऑलवेज एग्जीक्यूट फर्स्ट होता है,
इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे ये मैंने मेन फंक्शन बना दिया तो इसका अगर नो मैटर कि ये इसको आपने प्रोग्राम के मेन फंक्शन लिखा कहाँ है, एंड पे लिखा है, स्टार्ट में लिखा है, बिगनिंग में लिखा है, तो वो हमेशा पहले एग्जीक्यूट होता है। अब ये सारी बॉडी ऑफ मेन फंक्शन है। ये मेन फंक्शन जो कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट और क्लोज हो रही है इसकी बॉडी कहलाएगी। तो बॉडी ऑफ मेन फंक्शन जो है वो ब्रेसेस से या कर्ली ब्रैकेट्स है उसको आप कहें। जैसे मैंने ब्रेस या कर्ली ब्रैकेट्स लिखा है तो इससे क्लोज होती है। जो लेफ्ट ब्रेस है वो स्टार्ट करती है, जो राइट ब्रेस है वो उसको जो है वो एंड करती है फंक्शन को। ठीक है। सो बॉडी ऑफ फंक्शन प्रोग्राम्स मतलब सिंगल स्टेटमेंट्स में, यहाँ पे अगर देखें सिंगल पे भी कंसिस्ट कर सकती है, मल्टीपल पे भी, और हमेशा जो वो स्टेटमेंट एंड करते हैं हम सेमी कॉलन के साथ, जैसे यहाँ मैंने किया हुआ है इस तरह। यहाँ पे ये स्कैनफ इसको भी सेमी कॉलन से एंड करते हैं। ठीक है। तो टेक्स्ट को जो भी आपने लिखना है उसको आप डबल कोट्स में लिखेंगे, और उसके बाद अगर जो है आप एंड पे कोई सेमी कॉलन वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, टर्मिनेटर नहीं यूज़ करेंगे, तो इससे क्या होगा, आपका आंसर जो है वो रॉन्ग आ सकता है, वो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। इसलिए आपकी आउटपुट ठीक नहीं मिलेगी, तो ये सिंटेक्स का आपने स्पेशली ख्याल रखना है। तो मैं पिछले में आपको बता रहा था ये बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। अब आए जी नेक्स्ट इसके साथ टॉपिक ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स का। तो इसके ऊपर हम थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं। वैसे वेरिएबल हम हमेशा सी लैंग्वेज के अंदर यूज़ करते हैं। पर्पस क्या है, वैल्यूज़ को स्टोर करना। जितने वेरिएबल्स यूज़ होते हैं प्रोग्राम के अंदर वो उनको मस्ट पहले जो है वो डिक्लेयर करना चाहिए। जैसे ये मैंने डिक्लेरेशन, ये वेरिएबल्स है 20 से सम, तो उनको सबसे पहले आपने डिक्लेयर करना ज़रूरी होता है। ठीक है। और दो टाइप्स के वेरिएबल्स, एक ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, दूसरे आपके पास लोकल वेरिएबल्स होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स। ठीक है। तो जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं वो मेन फंक्शन से पहले डिक्लेयर किए जाते हैं, और जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो आप मेन फंक्शन के, जो इस मेन फंक्शन से हम बाहर डिक्लेयर करेंगे उन्हें आप ग्लोबल कहेंगे, लेकिन इस मेन फंक्शन के अंदर ये जो वेरिएबल यूज कर रहे हैं आप लोकल वेरिएबल्स कहेंगे। ठीक है। तो ग्लोबल वेरिएबल का फंक्शन ये होता है या पर्पज ये होता है कि वो आप फंक्शन में प्रोग्राम में जहाँ आपको ज़रूरत पड़ती है वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो आपके लोकल वेरिएबल्स है वो फंक्शन के अंदर ही आप जो है, जो ये फंक्शन है और इसी फंक्शन के अंदर ही आप उनको डिक्लेयर भी करते हैं और फंक्शन के अंदर ही आप यूज़ भी करते हैं। ठीक है। तो ये तो बेटे मैंने आपको पिछली चीज़ बता दी लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल के बारे में। तो इसी के साथ मैं कमेंट्स के बारे में, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट्स को बता देता हूँ। ठीक है। क्योंकि अच्छी प्रैक्टिस होती है आप प्रोग्राम के अंदर अपने कमेंट्स को ऐड करें। ठीक है। इससे ये होता है कि ये जो अदर्स हैं, आपके क्लाइंट्स हैं या दूसरे कोलीग्स हैं या फ्रेंड्स हैं या कोई और प्रोग्रामर्स हैं, उनके लिए इजी हो जाता है अंडरस्टैंड करना। ठीक है। लेकिन कंपाइलर जो है ना, जैसे ये मैंने कमेंट ऐड किए हैं, कंपाइलर इन कमेंट्स को इग्नोर कर देता है, वो आपके सोर्स कोड का हिस्सा नहीं होते। ठीक है। अ, इनको ऐड किया जाता है जब फैक्ट जो है ना वो नेसेसरी हो। ठीक है। अटेंशन लेके आना हो, जैसे ये मैंने फर्स्ट है ना डैश इंक्लूड्स, या ऊपर आ जाए मैं आपको ये बैक पेज जैसे ये। ठीक है। ये मैंने लिखा माय फर्स्ट प्रोग्राम, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, ये कमेंट लाइन। ठीक है। ये कमेंट ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये सोर्स कोड में शामिल नहीं होगी। ठीक है। तो इसलिए कमेंट जो है ऐड किए जाते हैं। जनरली जो प्रोग्रामर्स हैं वो कमेंट्स बिगिनिंग में लिखते हैं प्रोग्राम्स के, एक्सप्लेन करने के लिए कि रीडर को पता चल जाए कि इसका पर्पस क्या है और कोड आपको क्या बता रहा है। तो प्रोग्रामिंग के अंदर दो टाइप्स के कमेंट्स होते हैं, या तो सिंगल लाइन होते हैं या मल्टीपल लाइन्स। सिंगल लाइन्स के लिए ये सिंपल है डबल। ठीक है। बैक स्लैश, बल्कि सॉरी फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है। ये डबल हैं, लेकिन मल्टीपल लाइन के लिए ये जो है सिंगल, और उसके बाद स्टैटिक लगा कर उसके अंदर जितनी भी लाइन्स लिखनी है वो आपकी कोड में शामिल हो जाएंगी। ठीक है। जैसे ये मैंने कहा दिस विल रीड टू नंबर्स, ये लिखा हुआ है, ये आप क्या बता रहा है, ये दो नंबर्स को रीड करेगा। सही। और ये आपको सोर्स कोड में शामिल नहीं होगा। ठीक है। तो सिंगल लाइन के लिए तो ये है, जस्ट सिंगल लाइन्स को अगर आपने आपने कमेंट करना है, अगर मल्टीपल लाइन को कमेंट करना है तो उसका पर्पस ये है। ठीक है। तो मल्टीपल लाइंस के लिए भी आप यूज़ करते हैं। मल्टीपल के लिए ये वाला प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू कमेंट होल दिस सेक्शन, तो आपने इस तरह ये वाले कमेंट दिस वन यूज़ करना है।
तो ये उससे आप क्या कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रोग्राम मैंने किया था, उसको एग्जीक्यूट किया है डेव पे, और इसको हम प्रैक्टिस भी करेंगे लैब के अंदर। तो फिर उसके बाद हम देखेंगे इसकी कोई एरर नहीं हुआ तो, और उसके बाद आउटपुट मिल जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। तो कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कंप्यूटर प्रोग्राम्स के जो एक्सप्रेशंस है वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। जैसे एक्सप्रेशन को आप एवेल्यूएट करते हैं तो रिजल्ट जो है वो वेरिएबल में स्टोर हो जाता है। तो कांस्टेंट, तो कांस्टेंट्स बेसिकली क्या हैं, वो क्वांटिटीज़ हैं जिनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, और वो आपके में भी वो न्यूमेरिक, कैरेक्टर या स्ट्रिंग कांस्टेंट हो सकते हैं। अब हम इनको वन बाय वन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, न्यूमेरिक, कैरेक्टर या स्ट्रिंग कांस्टेंट। और न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या होते हैं, जो न्यूमेरिक कांस्टेंट दो टाइप्स के होते हैं, इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट रिप्रेजेंट करते हैं वैल्यू जिसको आप काउंट कर सकते हैं, लाइक द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। या सम एग्जांपल ऑफ इंटीजर कांस्टेंट मैं कुछ इस तरह देता हूँ, 7145 -234 26 एक्स्ट्रा। तो इस तरह ये क्या आ जाते हैं आपके न्यूमेरिक कांस्टेंट में आ जाते हैं, और उसके आगे मजीद इंटीजर कांस्टेंट। और फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट होते हैं वो जो यूज़ किए जाते हैं जो वैल्यूज को आपने मेजर करना हो, लाइक द हाइट ऑफ अ पर्सन which might have a value, height of person for example कहते हैं 166.75 सेंटीमीटर होगी, तो वो जो वेट है, वेट आप कहते हैं सच एज 82.62, वो पॉइंट के बाद भी आ गई, डेसिमल के बाद भी कुछ वैल्यूज आ रही है, तो इस वजह से इनको जो न्यूमेरिक की जो सेकंड टाइप है वो फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसी तरह नेक्स्ट टाइप है कांस्टेंट की, वो कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर कांस्टेंट ये वन ऑफ द सिंबल्स एंड सी लैंग्वेज कैरेक्टर सेट के अंदर ये इंक्लूड्स होते हैं डिजिट 0 to 9। इसमें आपके पास जो कैरेक्टर कांस्टेंट में अपर केस लेटर्स भी आ जाते हैं A to Z, लोअर केस लेटर्स भी A to Z आ जाते हैं, पंक्चुएशन सिंबल्स भी आ जाते हैं, सेमी कॉलन भी आ जाते हैं, कॉमा, पीरियड, स्पेशल सिंबल्स भी आ जाते हैं, प्लस है, माइनस है, इक्वल है, लेस देन, ग्रेटर देन। और कैरेक्टर कांस्टेंट हमेशा इंक्लूड किए जाते हैं सिंगल कोड से। जब सिंगल कोट्स के अंदर आप उसका लिख देंगे किसी भी इन वैल्यूज़ को, तो वो आपका कैरेक्टर कांस्टेंट बन जाएगा। ठीक है, अब इस तरह हम चलते हैं जी स्ट्रिंग कांस्टेंट की तरफ। स्ट्रिंग कांस्टेंट जब उसी जो है ना हमेशा डबल कोट्स में लिखे जाते हैं, हमेशा डबल कोट्स में लिखे, जब आप डबल कोट्स में कर देंगे तो आपके स्ट्रिंग कांस्टेंट बन जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद है जी वेरिएबल्स। वेरिएबल्स सिंबॉलिक नेम है जो कि रिप्रेजेंट्स करता है वैल्यू दैट कैन चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। वेरिएबल चेंज हो सकती है उसकी वैल्यू जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है। वेरिएबल का उसका नेम होता है, उसको वेरिएबल नेम कहते हैं, और ये कुछ डाटा टाइप जो है वो होल्ड करता है। नंबर और एनी टाइप ऑफ डाटा हो सकते हैं उस वेरिएबल के अंदर, जो वो वैल्यू है या डाटा टाइप उसको आप वैल्यू कहेंगे। ठीक है, ये इंडिकेट्स द टाइप कैन रिप्रेजेंट वेरिएबल। दो टाइप्स के होते हैं आपके, न्यूमेरिक हैं और कैरेक्टर हैं। अब न्यूमेरिक वेरिएबल यूज़ की जाते हैं न्यूमेरिक वैल्यूज़ के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम्स के अंदर। वो इंटीजर या फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज हो सकती हैं, जैसे सम, एवरेज, लेंथ, सैलरी, मार्क्स वगैरह, ये न्यूमेरिक वैल्यूज वेरिएबल। अब कैरेक्टर वेरिएबल्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल कैरेक्टर को, स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स को। जैसे मैं कहता हूँ सिटी है, जेंडर है, एक्स्ट्रा, तो ये आपके वो कैरेक्टर वेरिएबल में आ जाएंगे। ठीक है, तो जब आप कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल को यूज़ करते हैं तो कंप्यूटर जो एसोसिएट हो जाता है इस पार्टिकल मेमोरी लोकेशन के साथ, मतलब मेमोरी के अंदर उसकी एक लोकेशन बना देता है। जो वेरिएबल है, जो वैल्यू है वेरिएबल की, वो किसी टाइम भी स्टोर की जाती है उस लोकेशन पे, और वेरिएबल यूज़ किए जाते हैं सो दैट द सेम स्पेस इन मेमोरी कैन होल्ड डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट टाइम्स। ठीक है, इस पर्पज़ के लिए भी आप वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं। तो ये मैंने आपको वेरिएबल से एक्सप्लेन कर दिया। अब हम कुछ वेरिएबल्स के रूल्स को देख लेते हैं। जब आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है और डिक्लेरेशन के बाद आपने इनिशियलाइज करना है तो कौन कौन से रूल्स हैं। तो रूल्स ये हैं कुछ जो अलाउड हैं कैरेक्टर्स, उसमें आप अंडर स्कोर यूज़ कर सकते हैं, उसमें आप कैपिटल लेटर्स A to Z यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल लेटर्स भी आप A to Z भी यूज़ कर सकते हैं, डिजिट्स भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ब्लैंक्स और कॉमर्स अलाउड है,
नहीं है, आप ये वेरिएबल्स के अंदर जब आप उनको डिक्लेयर कर रहे होंगे तो आप ये अलाउ आपको नहीं है, आप ये बीच में स्पेस वगैरह नहीं दे सकते। कुछ स्पेशल नो स्पेशल सिंबल्स अदर देन अंडरस्कोर और अलाउड, आप कोई स्पेशल सिंबल्स नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। ठीक है जी, लेस एंड दिस कोई नहीं, आप जो है ना वो हैश है, डॉलर साइन है, एट है, आप क्वेश्चन मार्क्स, इस तरह के आप सिंबल यूज़ नहीं कर सकते। फर्स्ट कैरेक्टर जो है हमेशा अल्फ़ाबेट शुड बी अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर होना चाहिए। और उसके बाद जो मैं आपको पहले रिजर्व वर्ड्स की लिस्ट बता चुका था, उनमें से किसी का कोई भी वो वर्ड, वो कीवर्ड जो है वो वेरिएबल के नेम के तौर पे आप यूज़ नहीं कर सकते। तो ये कुछ रूल्स हैं। जब आप वेरिएबल्स को स्पेसिफाई कर रहे होते हैं, जब डिक्लेयर कर रहे होते हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड, यू मस्ट कीप इन योर माइंड कि आपने ये वाले पॉइंट्स को फॉलो करके वेरिएबल के नेम डिक्लेयर करना है। ओके, नेक्स्ट हम डेटा टाइप्स जो सी प्रोग्राम्स के अंदर या सी लैंग्वेज के अंदर यूज़ की जाती हैं, हम ज़रा उसको थोड़ी सी डिटेल से देख लेते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले इंटीजर डेटा टाइप है। तो हम इंटीजर पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि इंटीजर डाटा टाइप क्या है। तो मैं इसमें मतलब टाइप स्पेसिफायर होता है, फिर वेरिएबल आप लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ जी इंट, जैसे पीछे लिखा था इंटीजर टाइप अगर प्रोग्राम्स के अंदर हैं, दिस मैंने इंट ए लिख दिया, ठीक है। तो ये उसकी टाइप स्पेसिफायर है और आगे उसका वेरिएबल का नाम है, ठीक हो गया। साम लिखा, प्रोडक्ट लिखा, तो ये इस तरह आप इनको जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको आप क्वालिफायर्स भी कहते हैं अगर आप वेरिएबल्स के अंदर आए हैं जी। ये ये सारे टाइप जो लिखे ना, साइंड, अनसाइंड, लॉन्ग इंट, अनसाइंड एंड अनसाइंड, ये सारे आप क्वालिफायर्स हैं, शॉर्ट, लॉन्ग, दिस, ठीक है। तो ये आप वेरिएबल से पहले आप डिक्लेयर कर सकते हैं। वेरिएबल को जब डिक्लेयर करते हैं तो वो कंप्यूटर बताता है, ठीक है, टेस्ट द कंप्यूटर द नेम ऑफ द वेरिएबल एंड इट्स टाइप्स। तो यहाँ पे जो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो टेबल है, दिस इज टेबल। अगर इंटीजर है मतलब टाइप, और वो साइज कितनी ऑक्यूपाई करेगा, कितने बाइट, वो 2 बाइट, रेंज उसकी ये बनती है। तो ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह जो है वो अपने माइंड में बिठा लेना है, इस टेबल को। शॉर्ट इंट है तो साइन शॉर्ट इंट, उसकी भी जो साइज है वो 2 बाइट है और उसकी रेंज जो है वो यही है जो आपके ऊपर वाली है। लॉन्ग इंट साइज 4 बाइट हो गया और उसकी रेंज जो है ये बढ़ गई है। और इसके जो स्पेसिफायर यूज़ करेंगे इंटीजर के लिए वो परसेंटेज डी। लेकिन जब आप अनसाइंड इंटीजर, उसके साइज जो है 2 बाइट है, तो उसके लिए आपको ये पॉजिटिव आगे इसमें नेगेटिव शामिल नहीं होता, तो उसके लिए परसेंटेज यू आपको यूज़ करना पड़ेगा। स्पेसिफायर के बारे में आप और एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन अभी मैं आपको इतना बता दूँ कि ये जैसे मैंने ये यूज़ किया, अगर आप इस पर फोकस करें तो ये लिखा है जी परसेंटेज ए एंड परसेंटेज पी, और यहाँ पे ये इसको हम उसके बाद सम लगा दिए और उसके बाद परसेंटेज डी लिखा है। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं, ये ज़रूरी होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर यूज़ करना जब आपने उसको आउटपुट डिस्प्ले करवानी है। तो वो इंटीजर टाइप के लिए हमेशा वो डी और यू आप यूज़ करते हैं। तो ये साइज एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं कि अनसाइंड लॉन्ग इंट का जो है वो साइज कितना होता है इन बाइट्स, वो 4 बाइट्स है, उसकी रेंज क्या है वो ये है, और उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है वो ये है, ठीक है। तो इसी तरह आपकी नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टाइप है वो है जी फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप्स, ठीक है। तो फ्लोटिंग पॉइंट्स डाटा टाइप जो वेरिएबल्स होते हैं वो यूज होते हैं स्टोरिंग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में मेमोरी में 2 पार्ट्स होता है। फर्स्ट पार्ट को आप मेंटिसा कहते हैं, जो सेकंड पार्ट है उसको आप एक्सपोनेंट कहते हैं। मेंटिसा इज द वैल्यू ऑफ द नंबर, जो और एक्सपोनेंट जो है वो पावर टू विच जो है इट इज रेस्ड, जो आप इसको बढ़ाते हैं, ठीक है, जिस पावर तक। तो इसी तरह इसके अंदर भी जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं ये आपके पास हैं जी। इस पे देखिए, तो ये फ्लोट है, टाइप फ्लोट है, और उसका साइज इन बाइट्स 4 है, और उसकी रेंज ये है। तो ये तो पावर में आप एक्सपोनेंट में शामिल हो रहे हैं। और ये डिजिट्स आप परिसीन्स कितना दे सकते हैं, आफ्टर डेसिमल 7 डिजिट्स तक। इस तरह डबल है, साइज इसका 8 है, और ये इसकी पावर ये है। ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, 1.7
10⁻³ to 1.7 into 10⁻³ 308 पॉजिटिव, और ये 15 डिजिट्स तक प्रेसिजन दे सकता है। और इस तरह ये नेक्स्ट जो है लॉन्ग डबल ये 18 डिजिट तक प्रेसिजन दे सकता है। ठीक है, तो ये वैल्यूज साइज ये इंपॉर्टेंट है इस टेबल में, आपने फ्लोटिंग पॉइंट डाटा में याद रखना है। सही, ठीक है। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसको भी हम देख लेंगे बाद में नेक्स्ट चैप्टर्स में, जिसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कहेंगे या नोटेशन कहेंगे। ठीक है, एक ही फॉर्म में आप लिख सकते हैं उसी डाटा को, और एक ही फॉर्म में जब आप जिस तरह एक्सपोनेंशियल डेसिमल की फॉर्म में लिखते हैं, पावर की फॉर्म में लिखते हैं, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखते हैं, तो इस तरह आप उसको एक ही फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और वो आपकी एक्सपोनेंशियल नोटेशन हो जाती है। तो मोस्टली वो टेक्निक, वो मेथड भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आपकी नेक्स्ट टाइप है जो डाटा टाइप्स है वो करेक्टर डाटा टाइप है। तो करेक्टर डाटा टाइप में बेसिकली जो करेक्टर वेरिएबल यूज़ होते हैं वो करेक्टर्स कांस्टेंट को स्टोर करने के लिए, तो उसके मतलब मैं कहता हूँ करेक्टर चार यूज़ करते हैं। ये चार कीवर्ड है, और उसके बाद वो साइन भी हो सकता है, अनसाइंड भी हो सकता है। ठीक है, तो उसमें आपने लिखा CH लेटर ए, तो वो करेक्टर टाइप हो जाएगा। तो करेक्टर्स, तो करेक्टर वेरिएबल ओनली एक करेक्टर को स्टोर कर सकते हैं, और कंपाइलर सेट्स करता है 1 बाइट ऑफ मेमोरी फॉर स्टोरिंग करेक्टर इन करेक्टर वेरिएबल, 1 बाइट मेमोरी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि करेक्टर 1 बाइट मेमोरी जो है वो ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो ये साइंड भी हो सकते हैं, अनसाइंड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये लिटरल्स जो है मोस्टली ये जो करेक्टर्स हैं ये करेक्टर्स को जो है वो सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। अब इसके लिए आपको होमवर्क मिल रही है। होमवर्क सॉल्व एंड नोट डाउन ऑल द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज ऑन कंप्यूटर नोटबुक। आंसर्स आर अवेलेबल इन वीडियो लेक्चर्स। मैं आपको वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ इस चैप्टर्स की। आप वीडियोस देखें, नोट्स देखें, केयरफुल देखें, सुने, अंडरस्टैंड करें, सबके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।